हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11, इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। बेसिकली ये जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, ये हमारे इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट है, आई मीन लास्ट चैप्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा। 5 से 6 लेक्चर्स लगेंगे। 5 से 6 लेक्चर्स में हमारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर कोई भी टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट रहता है, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें हैं आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी जो डाउट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म होता है, उसके नेक्स्ट डे से मैं स्टार्ट कर दूंगा स्टैटिस्टिक्स भी। स्टैटिस्टिक्स में कुछ टॉपिक्स में बच्चों को डाउट रहता है, वो सिर्फ है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही बताऊंगा। उसमें बेसिक से नहीं लेके जाऊंगा, नहीं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है, बस मैं वही आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये बातें अपने दोस्तों को, अपने जो भी फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर देना इस बात को। एंड डेफिनेटली मैं स्टार्ट कर दूंगा उसका, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं नहीं स्टार्ट करता हूँ विद इन अ वीक, तो आप मुझे मैसेज करते रहना, ताकि मुझे थोड़ा रिमाइंडर में नोट्स आपको शेयर करता रहूंगा। ओके, और जो भी चीजें होंगी आप अपना व्यू देते रहना कि भाई पसंद आया नहीं पसंद आया, स्टेट से रिलेटेड स्पेशली। ठीक है, अकाउंट्स का हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब इसके बाद ओसी होगा, ओसी और स्टेट्स, ओसी और स्टेट्स, ओसी और स्टेट्स। एक लेक्चर स्टेट्स का होगा तो 2 से 3 लेक्चर ओसी को, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स करके मैं आपको पूरा सिलेबस जो है आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक हमारा, इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। देख लो सिचुएशन कैसा है कि किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी कंट्री में, ठीक है, कोई एक छोटा सा आदमी भी डेवलप करता है जब, यानी जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो इसको पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करती है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं कंट्री की, ठीक है, जब हम एक बात करते हैं कंट्री की, तो कंट्री तो बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। मैं तो बात करता हूँ एक छोटे से इंसान की। जब वो डेवलप करना स्टार्ट करता है, जब वो कुछ अच्छा करना स्टार्ट करता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो उसको खींचने लगती है। जब हम बात करते हैं कंट्री की, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होंगी जो उसको पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। तो वही इश्यूज के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि क्या क्या सिचुएशन था, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कि जिससे हमारा जो कंट्री है वो कम स्लो, मतलब स्लोली डेवलप कर रहा था। डेवलप कर रहा था, नो डाउट है, बट स्लोली डेवलप कर रहा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने ऐड किया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि मेजर इकोनॉमिक चेंजेस ब्रॉट इन 1991। देखो सिचुएशन कैसा था कि ये जो 1989 से 1991 के बीच का जो टाइम था, ये 2 से 3 साल, ये 2 से 3 साल हमारी कंट्री के लिए काफी डिफिकल्ट था। बहुत सारे स्कैम्स हुए थे। लाइक जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि हर्षद मेहता वाला स्कैम, ठीक है, 1992 में जो पकड़ा गया था, बट ये स्टार्ट तो 2 3 साल पहले से ही हो गया था ना। ठीक है, और उसके अलावा हमारा जो कंट्री का जो इकोनॉमिक था, वो बहुत ही डाउन होते जा रहा था। राइट, तो उस टाइम पे हुआ क्या, उस टाइम पे हमारे जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एलपीजी लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? एलपीजी, जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। याद रखना कि ये लॉन्च कब हुआ था? 1991 में। लॉन्च किसने किया था? बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये उस टाइम हमारे, सॉरी, ये उस टाइम हमारे क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। कौन? मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FM, तो आपको याद रहेगा फाइनेंस मिनिस्टर। राइट, जो इन्होंने एलपीजी को लॉन्च किया था, इसको नाम दिया गया था एज रिफॉर्म्स, यानी ये कंट्री में बदलाव लाने वाला था। दैट्स वाई इसको नाम क्या दिया गया था? रिफॉर्म्स नाम दिया गया था। एंड इंडियन इकोनॉमी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज है, धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो डेफिनेटली वी वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। राइट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। पर सिचुएशन क्या था वो समझो अभी बात को। अब देखो सिचुएशन क्या है, जब कोई भी कंट्री डेवलप कर रहा है तो वहां पे 2 से 3 चीजें आपको देखने की जरूर मिलेंगी। एक है माइग्रेशन और दूसरा है अर्बनाइजेशन। सीधी सी बात है, जब कंट्री का कुछ पार्ट, क्योंकि देखो मैंने ये कहा कि हम लोग थे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, इट डजेंट मीन कि पूरा जो इंडिया का जो पूरा मतलब कहते हैं जितना भी एरिया है वो सब डेवलप कर रहा था। मतलब कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो बहुत तेजी से डेवलप कर रहे थे। राइट, अब जो कुछ पार्ट बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं, कुछ पार्ट तेजी से डेवलप नहीं कर रहे हैं, राइट, तो होगा क्या? तो डेफिनेटली हमें 2 चीजें देखने को मिलेंगी, एक होगा माइग्रेशन और दूसरा क्या होगा? अर्बनाइजेशन।
राइट, एंड दिस वाज कंसिडर्ड एज अ गिफ्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। और ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? ड्यू टू डेवलपमेंट। हमारी कंट्री में डेवलपमेंट स्पीड में हो रहा था, दैट्स व्हाई ये दोनों चीजें हो रही थी। क्या क्या? माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। इन द सेम वे फैसिलिटीज आर सेट टू बी प्री रिक्विजिट्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, डेवलपमेंट पॉसिबल कब है? डेवलपमेंट पॉसिबल तभी होगा जब हमारी कंट्री में जो फैसिलिटीज है वो अच्छी होंगी। जब तक फैसिलिटीज अच्छी है, फैसिलिटीज का मतलब क्या? रोड हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें, जब रेलवेज हो गए, ये सारी चीजें जो फैसिलिटीज मिल रही है किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये डेवलपमेंट नहीं होगा। और जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन नहीं होगा। राइट, सो ये सब एक चीज एक साथ समझना जरूरी है। एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? माइग्रेशन से और अर्बनाइजेशन से। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की, ठीक है, तो किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होता है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। राइट, तो ये आपको याद रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। क्लियर है? तो ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि हमारे जो कंट्री का सिचुएशन था वो कैसा था, कि भाई हम डेवलप कर रहे थे, और डेवलप करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम क्या थी? कि कंट्री में माइग्रेशन देखने को मिल रहा था, कंट्री में अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा था। अब माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन तो अच्छी चीज है, लेकिन कुछ पार्ट्स के लिए, मतलब कहते हैं ना, कुछ पॉइंट के लिए ये अच्छी चीज नहीं भी है। देखो, हर चीज का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, तो वही दो एस्पेक्ट हम लोग को पढ़ना है कि माइग्रेशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, माइग्रेशन का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, अर्बनाइजेशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, और अर्बनाइजेशन का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं माइग्रेशन से। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा फर्स्ट है उसी से स्टार्ट करेंगे, माइग्रेशन। अब क्वेश्चन ये है कि माइग्रेशन क्या होता है? राइट, माइग्रेशन का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। सिंपल समझो, क्या होता है माइग्रेशन का मतलब? एक प्लेस को छोड़ के जब लोग दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, दैट इज नोन एज अ माइग्रेशन। ये तो मैंने सिंपल बताया, जो एक आम आदमी समझता है। माइग्रेशन मतलब हिंदी में इसको कहते हैं स्थानांतरण। राइट, कि एक जगह से दूसरी जगह चेंज होना। बट एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा वो समझते हैं। रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन। देखो, जो मैंने बात बोली, सबसे पहले क्या होता है? इट रेफर्स मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये आपको याद रखना है, मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अवे फ्रॉम नेटिव प्लेस। याद रखना है। हाँ, सबसे बड़ी बात जो इसमें होगी वो ये होगी कि जो लोग जगह छोड़ के जाते हैं वो कहाँ से छोड़ के जाते हैं? अपने नेटिव प्लेस से। राइट, कहाँ से? नेटिव प्लेस से, आइदर विद इन और आउटसाइड द कंट्री। क्यों जाते हैं? कहाँ जाते हैं? देखो, पहला क्या है कि भाई जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कहाँ से जाते हैं? अपने नेटिव प्लेस से। क्लियर ले, कहाँ जाते हैं? विद इन और आउटसाइड द कंट्री। क्यों जाते हैं? फॉर जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, और इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन अ परमानेंट बेसिस। क्लियर है? बात समझ में आया? तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि माइग्रेशन इज द सिचुएशन वेयर a person move from one place to another places. Right, it means we can say he is moving away from native place, either within a country or outside the country. या तो अपने ही देश में कहीं जा रहा है या तो बाहर जा रहा है। राइट, क्यों जा रहा है? क्वेश्चन देखो, पढ़ो, क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको जॉब चाहिए, उसको अपना ऑक्यूपेशन चलाना है, उसको अपना बिजनेस चलाना है, या तो बेटर सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। राइट, और इन सर्च ऑफ अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि गांव में फैसिलिटीज नहीं है, इससे अच्छा शहरों में जाते तो कम से कम पढ़ाई के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए फैसिलिटीज तो मिलती। राइट, तो ये होता है इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर है? तो ये है आपका डेफिनेशन। मैंने इसके तीन पार्ट किए। पहला पार्ट है ये कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दूसरा पार्ट ये है कि नेटिव प्लेस से या तो विद इन कंट्री जाएगा या तो आउटसाइड कंट्री जाएगा। तीसरा पार्ट ये है कि क्यों जाता है। तीन रीजन दिया है, जॉब, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। राइट, और एक और ऐड कर दो, और इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन अ परमानेंट बेसिस। क्लियर है? तो ये है आपका डेफिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैंने इसको काफी बार रिपीट किया है। उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो डेफिनेटली बोल देना। फिर अभी इस बात को समझो, कि जो डेफिनेशन समझा, उस डेफिनेशन के बेस पे देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं। नंबर वन, पहला ये है कि जो ये मूवमेंट होता है, मतलब ये जो चेंजेस होता है, ये कैसा है? लॉन्ग टर्म है। फर्स्ट याद रखना है कि जो मूवमेंट है, जो चेंजेस है, वो क्या है? लॉन्ग टर्म है। दूसरा ये है इसी में कि विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री है। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट है कि जो मूवमेंट है वो है लॉन्ग टर्म, चाहे खुद के 10 कंट्री में या चाहे बाहर के। दूसरा पॉइंट ये है कि ये करते क्यों है लोग? फॉर द जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और बेटरमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। क्लियर है? देखो कितनी बातें बोला है, जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और बेटरमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। ये दो बातें डेफिनेशन से क्लियर होती है।
ठीक है, अभी चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, कि माइग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं माइग्रेशन के टाइप्स की, तो यहाँ पे देखो दो टाइप है। पहला है प्लेस बेस्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा है रीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन। पहला क्या बोला है, प्लेस बेस्ड, मतलब जगह की वजह से होता है, जो इंटरनल दिखा होगा ना, देखो दिख रहा है, इंटरनल हो गया और यहाँ पे इंटरनेशनल हो गया, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं रीजन, रीजन का मतलब है वो क्या कारण बना, ठीक है, वो क्या कारण बना जिसकी वजह से लोग अपनी जगह को छोड़ के जा रहे हैं। तो जिसमें दो फैक्टर है, पहला है पुल फैक्टर्स, दूसरा है पुश फैक्टर्स। पुल फैक्टर का ही दूसरा नाम है माइग्रेशन ड्यू टू अट्रैक्शन, और पुश का दूसरा नाम है माइग्रेशन ड्यू टू कंपल्सन। इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूं, तो माइग्रेशन ड्यू टू अट्रैक्शन को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि लोग फैसिलिटीज के कारण जा रहे हैं, या ऐसे समझो वहां की जो तौर तरीके हैं, वहां की जो फैसिलिटीज है, उन्होंने इसको क्या किया, अट्रैक्ट किया है, दैट्स वाई वो छोड़ के चला गया। और यहाँ पे एक कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब ऐसे समझो कि उस बेचारे की मजबूरी थी छोड़ के जाना। क्या थी, मजबूरी थी, ठीक है, क्या थी, उसकी मजबूरी थी। तो इसी को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ड्यू टू फोर्स। क्या, ड्यू टू फोर्स। तो ये मजबूरी को मैं हटा देता हूं, आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ड्यू टू फोर्स। क्योंकि देखो सिचुएशन कैसा होता है कि दो तरह के रीजन बेस्ड है, मैं रीजन बेस्ड की बात कर रहा हूँ। प्लेस बेस्ड में तो दो ही है, इंटरनल और इंटरनेशनल। रीजन बेस्ड में भी दो है, पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर। पुल का मतलब क्या है, माइग्रेशन ड्यू टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब क्या है, फैसिलिटीज को देख के लोग लालच में आ गए, चलो वहां पे जाएंगे तो हमारा जो लिविंग है वो अच्छा हो जाएगा। अब पुश में क्या है भाई, की मजबूरी हो गई थी, उनको जाना पड़ा, रीजन था कुछ कि भाई जैसे फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी गाँव में। फैसिलिटीज इसमें भी होता है पर मजबूरी होती है, इसमें देखो मजबूरी में वो जाते हैं। जैसे मान लो किसी की तबीयत खराब होगी फैमिली में, ठीक है, फैमिली में तबीयत किसी खराब हुई, हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन उनके एरिया में हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। फिर उनको किसी ने कहा भाई तुम शहर में चले जाओ, वहां पे हॉस्पिटल तुम्हें अच्छे से मिल जाएगी। तो ये क्या, मजबूरी है, क्लियर है। और अट्रैक्शन, भाई लिविंग स्टैंडर्ड गांव में सही नहीं है, ऐसा लोगों ने सोच के जगह छोड़ दी, तो वो क्या है, तो ये यहाँ पे है रीजन। देखो ध्यान से समझा, जो ये वाला है, ये लोग अट्रैक्ट होके जा रहे हैं, और ये वाला जो है वो मजबूरी में जा रहे हैं। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेस बेस्ड क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं, प्लेस बेस्ड क्लासिफिकेशन की। तो अगर हम बात करते हैं प्लेस बेस्ड, तो प्लेस में पहला क्या था, इंटरनल। पहला क्या था, इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या, विद इन अ कंट्री। सिंपल समझो, इंटरनल का मतलब क्या है, विद इन अ कंट्री। तो देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, movement from one place to another within the geographical boundary। याद रखना है, one place to another, एक प्लेस से दूसरे, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, कैसा होना चाहिए, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री। तो अगर विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री है, देन वी विल से दैट इट इज अ इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, लाइक पर्सन फ्रॉम गुजरात सेटल्स इन अनदर स्टेट। या ऐसे समझो, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तो हम बेसिकली यूपी से हैं, तो वहां से हम आके यहाँ पे गुजरात में है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल माइग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल माइग्रेशन। जब विद इन द कंट्री होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल माइग्रेशन। फिर बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन की, तो देखो ये क्या था, विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्री। ये क्या है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो ये यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम, सॉरी, मूवमेंट फ्रॉम अ प्लेस होगा, नॉट पर्सन। तो यहाँ पे छोटा सा टाइपिंग एरो है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे छोटा सा टाइपिंग एरर था। देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ अ पर्सन, ध्यान से समझना, मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मतलब जब पर्सन जो है, कोई भी पर्सन एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल माइग्रेशन। देखो प्लेस बेस्ड में दो है, इंटरनल विद इन द कंट्री, इंटरनेशनल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रॉम गुजरात और फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट में से अगर कोई पर्सन मूव्स टू सम अदर कंट्रीज। जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो जैसे पंजाब से, ठीक है, बहुत सारे लोग कनाडा चले जाते हैं, राइट। अब जिस लिए भी जाते हो, जॉब करने के लिए, स्टडीज करने के लिए बहुत लोग जाते हैं, तो हम इसको कौन सा माइग्रेशन बोलेंगे, इंटरनल
या इंटरनेशनल, तो इसको कौन सा बोलेंगे, इंटरनेशनल, क्योंकि पंजाब हमारे इंडिया में है और कनाडा जो है वो बाहर है, राइट, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। क्लियर है? तो ये आपका प्लेस बेस्ड। दूसरा है रीजन बेस्ड। तो रीजन बेस्ड में मैंने दो चीजें बोली, एक मैंने बोला ड्यू टू पुल और दूसरा मैंने बोला ड्यू टू पुश। क्लियर है? पहला पुल है, दूसरा पुश है। पुल में क्या होगा, अट्रैक्शन। मैंने इसमें क्या बोला, अट्रैक्शन। जिसका मैंने एक और वर्ड यूज किया था, फैसिलिटीज, कि लोग फैसिलिटीज को देख के भागते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पुल फैक्टर। एक बार रीड करते हैं इसमें क्या है, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, अ पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड टू द लाइफस्टाइल एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ अर्बन एरिया। क्या बोला, अ पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड, गेट्स अट्रैक्टेड, जो मेन वर्ड है वो आपका यही है, क्या है कि वो अट्रैक्ट हो जाता है किस बात को लेके, with the lifestyle and modern infrastructure facilities of urban areas. For example, migration from village to city due to better lifestyle, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने बोला ना कि भाई लोग बोलते हैं वहां पे ज्यादा फैसिलिटीज है, कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा है वहां पे, एजुकेशन बेटर है, हेल्थ सर्विस बेटर है, राइट, विद वाइड रेंजिंग जॉब, यहाँ पे जॉब्स की फैसिलिटीज ज्यादा है, एंड बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। रीजन कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर, बस ये होना चाहिए कि लोग अट्रैक्ट होके जा रहे हैं, राइट। अट्रैक्ट में क्या क्या हो सकता है कि भाई कोई भी कारण हो सकता है जॉब हो सकता है जगह हो, ठीक है, फैसिलिटीज हो, कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। ओके, तो याद रखना है, व्हेन अ पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड टू द लाइफस्टाइल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ अर्बन एरियाज, दैट इज नोन एज अ माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर। एग्जाम्पल, जब कोई भी पर्सन किसी भी विलेज एरिया से सिटी एरिया में आता है, अर्बन एरिया में आता है, क्यों आता है भाई, उसको ऐसा लगता है कि वहां पे बेटर लाइफस्टाइल होगा, उसको लगता है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बेटर होगी, कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर होगा, एजुकेशन सिस्टम बेटर होगा, हेल्थ सर्विस बेटर होगी, या वहां पे जॉब की जो रेंज है वो ज्यादा अच्छी होगी। क्लियर है? ये कोई भी रीजन इसमें हो सकता है, हम उसको क्या बोलेंगे, पुल फैक्टर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड पॉइंट, दैट इज माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर। सेकंड पॉइंट क्या है, माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर। पुश फैक्टर का मैंने क्या बोला, मैंने पुश फैक्टर का आपको समझाया कि ये ड्यू टू फोर्स होता है, कोई जाना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर हो गए थे। ठीक है, क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे, जाना पड़ा, कुछ ऐसे रीजंस हो गए थे। तो यहाँ पे देखो, फोर्स टू लीव, देखो क्लियरली मेंशन किया है, फोर्स टू लीव देयर विलेज ड्यू टू लैक ऑफ बिजनेस और ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटीज और लिमिटेड एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड व्हेन दे आर फोर्सिबली पुश्ड टू सिटीज। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कि फोर्सबली पुश्ड टू सिटीज। देखो ऊपर वाले डेफिनेशन में, ठीक है, दोनों में आमने सामने रखा हूँ, ऊपर वाले डेफिनेशन में देखो तो यहाँ पर भी है लाइफस्टाइल, यहाँ पर भी लाइफस्टाइल है, वहां पे भी एजुकेशन, यहाँ पे भी एजुकेशन है, वहां पे भी ऑक्यूपेशन, यहाँ पे भी ऑक्यूपेशन है। तो दोनों में चेंज क्या है, चेंज ये है, यहाँ पे ये अट्रैक्ट होके जा रहा है। ठीक है, ये बंदा अट्रैक्ट हो रहा है कि हाँ भाई वहां तो अच्छा है, और ये बेचारा मजबूर हो रहा है क्योंकि अब इसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा है, नहीं जाएगा तो खाएगा पिएगा कैसे, राइट। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ फोर्सिबल माइग्रेशन, और इसीलिए इसका नाम क्या है, फोर्सिबल माइग्रेशन। दस रीजन बेस्ड माइग्रेशन कैन बी इकोनॉमिकली वेल ऑफ विलेजेस मूव टू सिटीज फॉर बेटर लाइफस्टाइल। देखो यहाँ पे इसलिए बोला है कि जो रीजन बेस्ड माइग्रेशन होता है वो देखो दो तरीके से हो सकता है। इकोनॉमिकली वेल, जो इकोनॉमिकली वेल है वो लोग अपने गांव से किसी सिटी में जा सकते हैं, क्यों, बेटर लाइफस्टाइल, मतलब जिससे जिन गांव में जिनके पास पैसे से अच्छे हैं तो बोलेंगे भाई इतने पैसे में तो शहरों में ये फैसिलिटीज आसानी से मिल जाती, तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा, बेस्ड ऑन लैक ऑफ फैसिलिटीज टू इंप्रूव इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। दूसरा कि भाई उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही है तो वो सोच रहे हैं हम जाएंगे शहरों में, खाएंगे पिएंगे कमाएंगे, तो जब कमाएंगे तो हमारा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो हम फैसिलिटीज भी अपने आप को दे पाएंगे, राइट। देखो दोनों में क्या है, अपोजिट बोला है, एक में इकोनॉमिकली वेल जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, और इसमें जो है ना इकोनॉमिकली वेल नहीं है वो छोड़ के जा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज, और जाके वहां पे अपना इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को बेटर करेंगे। क्लियर है इतना, बात समझ में आया? तो ये था आपका टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। क्लियर है इतना? तो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की बात करें तो ये जो चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया इसको ये समझ लेना। याद रखना टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में दो है, एक प्लेस बेस्ड है और एक रीजन बेस्ड है। प्लेस बेस्ड की बात करें तो एक है इंटरनल और दूसरा इंटरनेशनल। तो इंटरनल का मतलब मैंने क्या बताया, इंटरनल का मतलब मैंने बताया विद इन अ कंट्री, क्या, विद इन अ कंट्री, ये आपको याद रखना है, विद इन अ कंट्री, और ये क्या है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। क्लियर है, ये आपका कीवर्ड है, और इसमें याद रखना है ड्यू टू फैसिलिटीज एंड ड्यू टू फोर्स। बाकी जो मेन अदर पॉइंट्स है ना वो सेम है, बस जो मेन है वो यही है
कि वो फैसिलिटीज की वजह से भाग रहे हैं और ये फोर्स हो रहे हैं, बेचारे मजबूर हो रहा है जाने के लिए। क्लियर है इतना? तो ये आपका था टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉजेज ऑफ माइग्रेशन है। क्या है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन? कि क्या क्या कारण बनते हैं कि लोग छोड़कर जाते हैं। देखो वो टाइप्स था, अब ये कारण है, कारण में बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो अभी ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आती है तो आपको तीन चीजें करनी है। क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये तीनों चीजें आप करते रहिए। ठीक है, आपका सपोर्ट मिलेगा। आपका सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि मेंटली मैं फिट रहूंगा ना। तो मेंटली फिट रहूंगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी ना, तो मैं आपको और भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।